देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी हमने, उसमें कर लिया डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड यूजेज ऑफ डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। और अभी बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ से शुरू करते हैं इस वीडियो को आज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिस, यानी कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के रूट हैं, सच दैट ऐसे हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 5 के इक्वल है। तो k की वैल्यू निकालनी है आपने। अल्फा माइनस बीटा 5 के इक्वल है और सम ऑफ रूट आप जानते हो ही, अल्फा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि -3/1। ऐड करेंगे इनको, ये कैंसिल हो गया। 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। अब बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमारे को, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर अल्फा इसमें मैं पुट कर दूं, यानी कि 1 इसमें मैं पुट कर दूं, 1 इसका रूट आ गया, तो ये सारा का सारा जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा ना 1 रखने से। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 + 1 - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रोबेबिलिटी का है। देखिए 20 cards number from 1 to 20 are put in a box and mixed thoroughly. One person draw a card that and the probability that the number on the card is divisible by 2 or 3 both 2 and 3 both, यानी कि एक कार्ड ऐसा निकालना है जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 6 से। एंड लगा हुआ है, अगर और लगा होता तो मीनिंग कुछ अलग होता। अगर एंड की जगह यहाँ पर जो एंड लिख रखा है इसकी जगह अगर और होता तो इसमें सारे 2 के मल्टीपल लिखने पड़ते और सभी 3 के, और रिपीटेशन हटा देते जो 6 के मल्टीपल हैं। अभी क्या है 6 के मल्टीपल लिखेंगे हम, जैसे कि 6, 12, 18, बस ये ठीक है ना। 2 and 3 बोथ ऐसा नंबर है जो 2, 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी 3 से भी दोनों से। तो यहाँ पर और नंबर मैं लूँ, जैसे 2 लूँ तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 लूँ तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 लूँ वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 लूँ तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 लूँ तो दोनों से डिवाइड हो गया। उसके बाद 9 अगर लेता हूँ केवल 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कार्ड हो गए यहाँ पर 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी आपकी 3/20। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में आगे बढ़ते हैं हम, और अभी फाइंड आउट करेंगे सेंट्रोइड क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऑर्थो सेंटर क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, सरकम सेंटर और इन सेंटर क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। देखो सेंट्रोइड में क्या है, इन सभी में एक ट्राइंगल तो बनानी पड़ेगी आपको, एक ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं ये। तो ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल, सभी में फाइंड आउट किया जा सकता है इनको। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। देखो ये ट्राइंगल ले ली मैंने, ये ट्राइंगल ले ली। अब क्या करना है, इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लेना आपने, इस साइड का मिड पॉइंट। तो इस साइड का मिड पॉइंट ऐसे कंपास एक्सपेंड करके आधे से ज़्यादा, और इस तरीके से ढूंढा जा सकता है मिड पॉइंट। आपके पास एक और मेथड है, स्केल से भी मेजर कर सकते हो आप, स्केल से माप सकते हो मिड पॉइंट को। ये मिड पॉइंट आ गया भाई, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से अगर ज्वाइन कर देंगे हम, स्केल रख के, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ये, स्केल रख के ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। ये मीडियन होती है। ठीक ऐसे ही इस साइड का भी मिड पॉइंट लेना आपने, इस साइड का मिड पॉइंट ठीक ऐसे ही लेंगे हम। देखो और एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से, ये मिड पॉइंट आ गया। केवल मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आपने इससे, ठीक है ना। मिड पॉइंट फाइंड आउट करके और फिर इसको सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है। ये भी क्या हो जाएगी, मीडियन। ये 2 मीडियन हो गई। अब ठीक ऐसे ही तीसरी साइड का मिड पॉइंट लेकर ऐसे ही मिड पॉइंट ले लेना और इसमें इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है ना। और उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड।
इस पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और तीनों मीडियन क्या होती है, कंकरंट। जब दो लाइन एक दूसरी को इंटरसेक्ट, एक दूसरी को कट करती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जबकि एक दो से ज़्यादा लाइन अगर एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनको बोलते हैं कंकरंट लाइन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है, ठीक है ना। मीडियन डेफिनेटली हर किसी ट्राइंगल की मीडियन, ट्राइंगल कोई भी बना लीजिए आप, स्केलन, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी है, तो मीडियन एक पॉइंट पर डेफिनेटली मिलेंगे और उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये सेंट्रोइड फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो मान लो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1, इसके दे रखे हैं x2 y2, और इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स दे रखा है x3 y3। तो ये जो सेंट्रोइड है इसको हमने लेट कर लिया xy। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकलती है, ये सेंट्रोइड निकालने का मेथड है भाई। नेक्स्ट फिर चलते हैं इन सेंटर पर, ये सेंट्रोइड हो गया। अब इन सेंटर चलते हैं, इन सेंटर पर, ये इन सेंटर, ठीक है ना। या फिर सीरियल वाइज में निकाल देता हूँ, ऑर्थो सेंटर निकाल देते हैं। तो इसमें भी एक ट्राइंगल तो बनानी पड़ेगी आपको, ये ट्राइंगल बना दी जैसे हमने। तो ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रा करते हैं, देखो इसमें एल्टीट्यूड ड्रा किए जाते हैं। यहाँ पर कंपास रख के यहाँ पर रख दिया जैसे, और एक आर्क लगा देनी है। रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई मेरी, तो एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से। देखो यहाँ पर इस वर्टेक्स पर रख के और एक आर्क लगा देनी जो इसको कट कर जाए। अब इसका ऑफ कर देना आपने, इस आर्क का ऑफ कर देना है इस तरीके से। अब इसको ऊपर से ज्वाइन करेंगे, ठीक इस आर्क के अंदर से जाइए, इसके अंदर से, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ये होता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना। उसके बाद ठीक ऐसे तीनों एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे हम, और तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, कंकरंट। थोड़ा सा और यहाँ पर रख के ड्रा करना है ये, और फिर इसका मिड पॉइंट ले लेना है इस तरीके से, और इसको ज्वाइन कर देना है। ये दूसरा एल्टीट्यूड आ गया। और ठीक ऐसे ही तीसरा एल्टीट्यूड आपने ड्रा कर लेना, वो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। एल्टीट्यूड में केवल क्या क्वालिटी होती है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री के एंगल पर मिलता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है, लेकिन मिड पॉइंट नहीं होता ये कभी भी। ये जो है ये बाइसेक्ट नहीं करता इसमें। मीडियन में क्या क्वालिटी है, मीडियन बाइसेक्ट करती है सामने वाली साइड को। जैसे इसकी मीडियन यहाँ से चली तो इस साइड को बाइसेक्ट करेगी। 90 का एंगल जरूरी नहीं होता इसमें कि 90 का एंगल बनेगा। 90 का एंगल जब बन सकता है जब ये दोनों साइड इक्वल हों, ये दोनों साइड इक्वल हों तो मीडियन 90 का एंगल भी बनाएगी और मिड पॉइंट पर तो आएगी ये। तो जनरली 90 का एंगल लेकर नहीं चलना हमने मीडियन में, जब तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास, केवल ट्राइंगल है और उसकी साइड का नहीं पता, तो आपने इसको मिड पॉइंट ही लेकर चलना है कि ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, और ये जो बी ई है और ई सी है ये आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, ऐसे ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ठीक है ना। और जो मीडियन में जो सेंट्रोइड आता है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2 रेशो इस तरफ होते हैं वर्टिसेस की तरफ और 1 रेशो साइड की तरफ। ठीक है, ऐसे ये मीडियन कैसे होगी, 2 रेशो इस तरफ हो गए और 1 इस तरफ हो गया, यानी कि 2:1, 2:1। ठीक है, ऐसे 2:1, 2:1। अब एल्टीट्यूड पर आते हैं। एल्टीट्यूड केवल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ज़रूरी नहीं कि भाई ये मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट पर आकर जब रुक सकता है ये, जब क्या हो, जब ये दोनों साइड इक्वल हो, जब मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा ये। एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है बच्चों, और ट्राइंगल से बाहर भी जा सकता है वो। अगर ट्राइंगल आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जैसे कि आपके सामने, तो ट्राइंगल के अंदर आएगा एल्टीट्यूड। जबकि आपकी ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये भी है ना,
तो इसका एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो बाहर जाएगा वो, जिसको ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं आप। तो ये देखो, ये आर्क लगानी इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इसका हाफ किया, इसका हाफ कर दिया, देखो ये हाफ कर दिया, और ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों। एल्टीट्यूड बाहर डाला, ऑर्थो सेंटर भी बाहर ही आएगा। इसका एल्टीट्यूड डालोगे तो ऐसे ही बाहर आएगा, और इसका एल्टीट्यूड डालोगे बाहर आएगा। मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर भी बाहर ही आएगा इसका। आए समझ। और एल्टीट्यूड ट्राइंगल की साइड भी हो सकती है, जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ से एल्टीट्यूड डालकर देख लो आप इस तरीके से हाफ करके, देखो ये इसी साइड के ऊपर से आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड जो होता है ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल की साइड भी हो सकता है, ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है। जैसे आपने कई बार एरिया निकाला होगा ट्राइंगल का, उसकी हाइट बाहर लेते हैं हम, अगर इस तरह की ट्राइंगल है तो। अब तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलेंगे उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर। और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये मैं ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करके बताऊंगा। ऑर्थो सेंटर का भी और सरकम सेंटर का भी। इन सेंटर और सेंट्रोइड का मैं अभी बता देता हूँ। सेंट्रोइड का आपके सामने लिखा हुआ है कि सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑर्थो सेंटर का बाद में बात करते हैं। अब आगे सरकम सेंटर की बारी। सरकम सेंटर क्या होता है देखो। सरकम सेंटर में भी ट्राइंगल तो आपने बनानी ही पड़ेगी। सरकम सेंटर निकालना है अगर आपने, यहाँ पर निकलेगा सरकम सेंटर। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डालने पड़ेंगे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं देखो। ट्राइंगल की साइड का हाफ कर देना आपने, देखो इस तरीके से आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगा देनी है। ठीक ऐसे ही ये कंपास यहाँ पर रख के ये आर्क लगा देनी है, और ये ज्वाइन कर देना है ये, ठीक है ना। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बच्चों, इसकी एक क्वालिटी है कि ये मिड पॉइंट पर भी जाता है यहाँ पर, यानी कि बाइसेक्ट भी करता है इस साइड को। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, और 90 का एंगल भी बनाता है। यानी कि इसके पास दो क्वालिटी हैं एक की बजाय। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस वर्टेक्स से होकर जाएगा। वर्टेक्स से भी जा सकता है और बाहर से भी जा सकता है। वर्टेक्स से तभी जाएगा जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। हर केस में एक एक्स्ट्रा उसके पास क्वालिटी तब आती जब ये दोनों साइड इक्वल हों। जैसे कि और ये जो एल्टीट्यूड था ये मिड पॉइंट पर नहीं आता था, यहाँ पर मिड पॉइंट पर नहीं आएगा, ये केवल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर, और वर्टेक्स से आएगा। इसमें ये डिफरेंस है। देखो ये वर्टेक्स से हमेशा जाता है, ये कभी जाता है कभी नहीं जाता। ये बाइसेक्ट ज़रूर करता है इसको, ये बाइसेक्ट कभी करता है कभी नहीं करता। कब करता है, जब ये दोनों साइड इक्वल हों, ये जिनसे ये एल्टीट्यूड चला है तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा इसको। ठीक ऐसे ये दोनों साइड इक्वल हों तो ये वर्टेक्स से चला जाएगा। ठीक ऐसा यहाँ पर मीडियन में, मीडियन केवल मिड पॉइंट पर आती है। देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, आप जानते हो। जैसे मान लो ट्राइंगल ये हो आपकी, ट्राइंगल ये है जैसे आपकी, तो मिड पॉइंट तो ये हो गया ना इसका। देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे बना, 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो अब यहाँ पर आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ऐसे ही तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं आपने। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इस साइड का स्केल से अच्छे से ज्वाइन करना है बिल्कुल। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, देखो ये इस पॉइंट पर मिल गया इससे। अब तीसरा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बिल्कुल यहाँ से जाएगा, आप स्केल से करेंगे तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट का ही नाम क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से और भी कुछ निकाला जा सकता है। देखो सरकम सेंटर से क्या होगा कि सर्कल के ऊपर से एक ट्राइंगल के ऊपर से एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है बच्चों।
ट्राइंगल के ऊपर से यहाँ पर सेंटर लेकर और इस वर्टेक्स या इस वर्टेक्स जितना इसको एक्सपेंड करके और एक सर्कल ड्रा कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा स्लिप हो गया। ये तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा केवल, यानी कि इस सर्कल का नाम है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ये है सरकम सेंटर जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ से सेंटर लेकर ट्राइंगल के ऊपर से जो सर्कल लगेगा उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये है सरकम रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट की जाती है ये सरकम रेडियस। सरकम रेडियस बोलते हैं इसको ऑलवेज, सरकम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट की जाती है ये। एक फार्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में, डेल्टा इज इक्वल टू ABC/4R, कुछ इस तरह का फार्मूला था, ठीक है ना। चेक करके मैं बता दूंगा आपको। तो उसमें जो कैपिटल आर था वो क्या था, सरकम रेडियस था वो कैपिटल आर, ठीक है ना। अब लास्ट बच गया इन सेंटर। तो सरकम सेंटर भी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ऑर्थो सेंटर के कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब इन सेंटर की बारी आई, इन सेंटर ड्रा करते हैं। देखो ऐसे ही ट्रायंगल बना लेनी है आपने, ये ट्रायंगल बना ले। अब क्या है कि एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना आपने, एंगल बाइसेक्टर। थोरब भी पढ़ी होगी आपने एंगल बाइसेक्टर की। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना, देखो इतना सा कंपास एक्सपेंड करके और इस आर्क का हाफ कर देना, बस इस आर्क का हाफ हो गया, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, नाम से ही डिफाइन होने लग रहा है। देखो एंगल का बाइसेक्ट करके गया है। ठीक ऐसे ही दूसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। थोड़ी ट्रायंगल मैं बड़ी ले लेता हूँ बच्चों। देखो थोड़ी बहुत जैसे लूजनेस रह जाती है इसमें, तो वो रहती है किसके कारण, ट्रायंगल की साइड हम सीधी नहीं लेते। जैसे ये कॉर्नर ऐसे, ये साइड ऐसे चली गई, तो उसके कारण थोड़ा बहुत, जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंस आया था यहाँ पर, तो ऐसे आ सकता है। जब आप स्केल से माप कर सीधी सीधी साइड लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आपका कंपास बिल्कुल टाइट है तो। ये आर्क लगाई, इसका हाफ किया, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये है एंगल बाइसेक्टर। इसके अंदर केवल एक क्वालिटी है कि एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है, ना मिड पॉइंट पर जाता, ना 90 डिग्री का एंगल बनाता। लेकिन हाँ ऐसा कर सकता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हों तो मिड पॉइंट पर भी चला जाएगा, 90 का एंगल भी बनाएगा। लेकिन इसकी जो जनरल क्वालिटी है वो यही है कि एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है वैसे, और यही लेकर चलनी है हमने। अब दूसरा बाइसेक्टर और ड्रा करेंगे। देखो ये दूसरा है, इसका हाफ कर देना है आपने और इसको आगे बढ़ा देना है इस तरीके से। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पॉइंट, क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास। ठीक ऐसे ही तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये देखो चला तो गया इसी में से ही। ये तीन एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर। जैसे सरकम सेंटर था वैसे इन सेंटर है। अब इन सेंटर के अंदर क्या क्वालिटी है कि इन सेंटर को सेंटर लेकर और ट्रायंगल के अंदर से एक सर्कल लगाया जा सकता है जो इसको जो इसकी तीनों साइड को टच करके जाएगा, ठीक है ना, जो इसकी तीनों साइड को टच करके जाएगा। एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं हम। थोड़ा सा स्लिप हो जाता है हाथ, ठीक है ना।
तो ये तीनों साइड को केवल टच करके जाएगा, देखो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल, इसका नाम है इन सर्कल। और जो इसकी रेडियस है, रेडियस कौन सी इसकी, इस पॉइंट से और वर्टेक्स नहीं सॉरी, ये वाली, ये रेडियस है इसकी। और इसको बोलते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस होती है ये, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला लिखवाया था मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का, याद हो तो आपको, आर एस। आर कौन सा है, इन रेडियस। अगर सर्कल का इन रेडियस हो आपके पास, ट्राइंगल का इन रेडियस हो, ठीक है ना, और उसका सेमी पेरीमीटर हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है उन दोनों का प्रोडक्ट करके। कई बार दे देता है एग्जाम में कि इन रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेमी पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड आउट कीजिए। कई बार ऐसा भी है कि इन रेडियस देकर तीनों साइड दे देता है, तो तीनों साइड लेकर हीरोन फार्मूला लगाएंगे आप, काफ़ी लेंथी पड़ेगा, इससे काफ़ी इजी पड़ेगा। अब इन सेंटर निकालने का रेडीमेड फार्मूला भी है, देखो इन सेंटर निकालने का कह रहा हूँ मैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला था। ये ट्राइंगल है जैसे ए, ये है बी, और ये है ये वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि एक ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका नाम आपने ए बी सी रख दिया, तो कैपिटल ए के सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए बोला जाता है, कैपिटल बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी बोला जाएगा, कैपिटल सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी बोला जाएगा। अब इसका जो ये इन सेंटर है ये कैसे निकलेगा, देखो इसको एक्स वाई लेट कर लिया मैंने, तो ये निकलेगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ए बी सी आप जानते हो, ये साइड है इसकी। y की वैल्यू निकलेगी ay1 प्लस by2 और प्लस cy3 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर निकालने का फार्मूला हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसको याद रख लेना आपने और इसको याद रख लेना है। फार्मूले इनके भी हैं दोनों के, लेकिन मैं फार्मूलों से आसान आपको मेथड बताऊंगा। फार्मूलों में साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c, टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2b, टेंजेंट 2c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, काफ़ी लेंथी होने वाला है। उससे आसान मेथड मैं बताऊंगा आपको। उससे आपको एक फ़ायदा और होगा, +1 का भी टॉपिक टच कर पाओगे आप, अगर उस तरीके से करते हो तो फिलहाल इनको इरेज कर देता हूँ मैं, और आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का फार्मूला बता देता हूँ कैसे निकलता है। देखो बच्चों, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ बड़े आसान तरीके से। ये ट्राइंगल है जैसे, और एल्टीट्यूड डलता है इसमें, पहले ये एल्टीट्यूड डल गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने। ये पॉइंट आपको दिया मिलेगा जैसे x1 y1, ठीक है ना, ये x2 y2 और ये x3 y3। क्या है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालने से पहले आपको एक टॉपिक मैं सिखा देता हूँ, कल भी मैंने बात की थी उसके बारे में। देखो टॉपिक ये है कि जैसे आपके पास कोई लाइन है, जैसे लाइन है या लाइन सेगमेंट है आपके पास, आपने उसके बारे में क्या पढ़ा 10th क्लास में, केवल ये पढ़ा है कि उसके ऊपर कैसे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं, उसको कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, और दो लाइन हैं अगर आपके पास तो इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, क्या हैं, कोइंसाइड हैं, और उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया आपने, ठीक है ना। जैसे दो इक्वेशन आपको मिल जाती, ये दो इक्वेशन मिल गई जैसे, तो एक्स वाई की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर रखी है यहाँ से। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब हमने यहाँ पर ये सीखना है कि ये इस तरह की इक्वेशन कैसे बनती हैं। जो स्ट्रेट लाइन है उसको आपने ग्राफिकल भी देख लिया, ग्राफिकल है वो, ग्राफ उसके ड्रा कर लिया आपने, टेबल लेकर जैसे एक्स वाई की वैल्यू लेकर ग्राफ ड्रा कर दिए, ठीक है ना, और सॉल्यूशन भी निकाल दिया। अब आपने ये सीखना है कि ये इस तरह की इक्वेशन बनती कैसे हैं। ग्राफिकल मान लो ये कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन इस तरह कैसे बनती है, तो वो इस तरीके से बनती है। देखो केवल 2 ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा टाइप नहीं बताऊंगा, 2 से आपका काम चल जाएगा। जैसे ये पॉइंट है इसका x1 y1, ये इसका कोई पासिंग पॉइंट है लाइन का,
और इसका स्लोप कितना है m। स्लोप कल बता ही दिया था मैंने स्लोप क्या होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इसके ऊपर कोई मूविंग पॉइंट लेट कर लेंगे हम एक्स वाई, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरीके से बनती है। जैसे मान लो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका पासिंग पॉइंट है 3 4 और स्लोप दे रखे है इसका 1। स्लोप यानी कि एक्स एक्सिस के साथ झुकाव, और पासिंग पॉइंट को तो आप जानते हो ही। तो इक्वेशन निकल जाएगी, देखो y माइनस वाई वन, वाई वन है आपका 4 और m कितना है 1, स्लोप होता है m, और x माइनस एक्स वन यानी कि x1 कितना है 3। सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। तो ये काम एक्स्ट्रा आपने सीखना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती, केवल दो ही फार्मूले मैं बताने लग रहा हूँ। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला, और एक कल बताया था मैंने आपको कि ये पॉइंट जैसे x1 y1 दो पॉइंट दे रखे हों एक की बजाय, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं एक की बजाय तो स्लोप की ज़रूरत नहीं होती, स्लोप अपने आप आ जाएगा। देखो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। तो ये जो रेड कलर के हैं ये सभी आपके पास हैं, इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है और एक्स वाई में इक्वेशन रहेगी। x1 यहाँ पर होगा, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये आ जाएगा। वैसे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। देखो y माइनस वाई वन यहाँ पर है, x माइनस एक्स वन यहाँ पर है, और स्लोप आपको पता है ऐसे ही निकलता है स्लोप y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। कल निकाला था हमने स्लोप, कल वाली वीडियो में। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट है 3 4। आप किसी को x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2। जैसे एक बच्चे ने इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1, उसका भी उतना ही आंसर आएगा जितना इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मानने वाले का आएगा। ठीक सेम आंसर आएगा। तो इक्वेशन है y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। तो y1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1। ठीक है ना, y1 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1। अब उसके बाद y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2। और ठीक ऐसे ही x2 की वैल्यू है 3 और x1 की है 1, तो 3 माइनस 1। तो y माइनस 2 और ये आ जाएगा 2/2 और x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, राइट में लेकर जाएंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी। और इनका डेरिवेशन अभी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो आपने ये दो फार्मूले याद रख लेने हैं। अगर लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट दे दिए जाएं तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है, और लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट और उसका स्लोप दे दिया जाए तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती हैं। ये दो बात एक्स्ट्रा याद रख लेनी है आपने। लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उसका स्लोप दे रखा हो तो लाइन की इक्वेशन इस फार्मूले से निकलेगी, और लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं तो इस फार्मूले से निकलेगी। ये दो बात एक्स्ट्रा याद रख लेनी। इन दो बात के अलावा दो और याद रखनी है आपने। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। पैरेलल लाइन है दोनों, देखो तो कॉमन सेंस की बात है, स्लोप तो इक्वल होंगे ही। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होता है, तो दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का झुकाव सेम होगा ना। इसका स्लोप मैंने m1 ले लिया, इसका स्लोप m2 ले लिया, तो दोनों इक्वल होंगी। लेकिन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं आपस में, तो फिर दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि एक का स्लोप m1 ले लिया, दूसरी का स्लोप m2, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1। या कह सकते हो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0 क्योंकि उसका 0 झुकाव होता है अपने ऊपर ही, और वाई एक्सिस का स्लोप होता है -1/0 या 1/0 कह लीजिए। ठीक है ना, मान लो ये लाइन है, इसका स्लोप 3/4 है, तो इसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसका स्लोप आ जाएगा -4/3, नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी। बस एक बात ये याद रख लेनी है
कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक का स्लोप अगर आ गया तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से दूसरी का स्लोप आ जाएगा। और दो बातें ये याद रख लेनी है, ठीक है ना। इनके साथ साथ अगर ये तीन बातें आप याद रखते हो तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट सोल्व हो जाएंगे आपके। और 11th क्लास का कोई क्वेश्चन आ गया NTSC में तो वो आराम से हो जाएगा इन दो बातों से ही। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहले क्या है, मैं कौन सा फंडा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा जैसे ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, तो तीनों एल्टीट्यूड एक जगह मिलते हैं तो हम यहाँ पर ये फंडा लगाएंगे कि इस इक्वेशन को और इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा, यानी कि 10th क्लास का ही लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, वो फंडा लगा कर ये पॉइंट निकालेंगे। बड़ा आसान है निकालना। देखो एक एल्टीट्यूड ये है, इसकी इक्वेशन निकाल लो, एक और एल्टीट्यूड ड्रा करके उसकी इक्वेशन निकाल लो, तीसरे की निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दो से जो पॉइंट आएगा तीसरा वहीं से डेफिनेटली जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने चेक करना है, प्रूव करना है तो फिर तो तीसरा निकालना पड़ेगा। केवल आपने ऑर्थो सेंटर निकालना है तो दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लीजिए। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसका ये पासिंग पॉइंट रहा, इस साथ में एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये एग्जांपल ले लिया, ये पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट है 4 5, ये पॉइंट है 6 7। तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, 8D बोल देता हूँ इसको, ABC, और 8D एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो y माइनस y1, ये y1 हो गया, m है नहीं, इसका स्लोप है नहीं अपने पास, x माइनस x1, ये x1 ये y1, ये यहाँ रख दिया। फार्मूला मैंने अभी बताया था y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि किसी लाइन का भी आपने इक्वेशन निकालें जिसका एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो पासिंग पॉइंट तो है, स्लोप है नहीं, लेकिन स्लोप इस लाइन का अपने पास, देखो स्लोप निकालने के मेथड भी मैंने कल बताए थे आपको। स्लोप कैसे निकलता है, या तो उस लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हों या उसका एंगल दे रखे हो एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। और फिर 3-4 शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो शॉर्ट ट्रिक तो यहाँ पर काम करेंगी नहीं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक थी जब लाइन की इक्वेशन अपने पास हो, तो लाइन की इक्वेशन ही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो अब नीचे वाली जो लाइन है BC, उसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5, x2 माइनस x1 यानी कि 2/2 यानी कि 1/1। अब BC का स्लोप अगर 1/1 है तो 8D जो है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 8D का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इस 1 का उल्टा और इसका नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -1। तो देखो इस तरीके से 8D की इक्वेशन निकाल पाया मैं। ठीक ऐसे ही BE की इक्वेशन निकाल देता हूँ मैं, कैसे निकलेगी, ये पासिंग पॉइंट रहा, देखो इक्वेशन ऑफ BE की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो ये पासिंग पॉइंट रहा है y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, ये पासिंग पॉइंट था BE के ऊपर। और स्लोप इसका निकालने के लिए पहले स्लोप मैं निकाल लेता हूँ AC का, स्लोप ऑफ AC का स्लोप भी कैसे निकालेंगे हम, AC का स्लोप निकालेंगे, देखो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/5। इसका भी 1 आ गया, बाई चांस इक्वल आ गया, कोई ज़रूरी नहीं होता ये क्योंकि पॉइंट मैंने गलत ले रखे होंगे, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कितना आ गया, पॉइंट में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, फिर पॉइंट चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ये पॉइंट चेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि इस पॉइंट का यूज़ नहीं किया मैंने, अभी यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर चेंज कर दूँगा, ये आ जाएगा जैसे 10 और 11 ले लेता हूँ मैं, तो y माइनस y1 और x माइनस x1। देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये पासिंग पॉइंट रहा, स्लोप नीचे वाली लाइन का निकाल लिया 1, तो इस लाइन का हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1, ये पासिंग पॉइंट रहा यहाँ पर, तो ये इक्वेशन तैयार होगी। अब इक्वेशन ऑफ B निकालनी है हमने, कैसे, ये पासिंग पॉइंट रहा है 4 5 यहाँ पर रख दिया मैंने, 4 5, x1 की जगह 4, y1 की जगह 5। और AC का स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, AC का स्लोप क्या हो गया, देखो 7 माइनस 11 या 11 माइनस 7, कैसे ही कर लो,
लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने ये आगे रख दिया ये पीछे रख दिया सेपरेट करते समय, ठीक फिर ऐसे ही इसको आगे इसको पीछे रखना पड़ेगा। 10 - 6 फिर से ऐसे ही पॉइंट ले लिए भाई मैंने, बाई चांस हो गया ये 14 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 14 ले लिया। अब स्लोप निकालता हूँ, देखो y - y1 यानी कि 14 - 7 7 आ गया ये, और x2 - x1 यानी कि 10 - 6, तो ये आ गया 7/4। क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं बार बार इसको, देखो क्योंकि BC का और AC का स्लोप इक्वल आ गया। BC ये है और AC ये है, AC ये है और BC ये है, तो इक्वल स्लोप तो पैरेलल लाइन का आता है, पैरेलल है नहीं ये, इंटरसेक्टिंग है। तो पॉइंट गलत ले रखे थे मैंने, पॉइंट ले लिया 10 14। रिवाइज कर देता हूँ, देखो 8D की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, y - y1 और x - x1, और नीचे वाली लाइन का स्लोप आया था 1, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो गया -1। अब मेरे को निकालनी B की इक्वेशन, तो y - y1 और x - x1, और यहाँ पर स्लोप मैं निकालूंगा इसका जो कि निकल गया 7/4, तो इस लाइन का स्लोप निकल गया बच्चों 7/4। देखो इस लाइन का, तो इस लाइन का 7/4 है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है B, तो B का स्लोप हो जाएगा -4/7। अब इससे आगे तो ये 10th क्लास का ही काम बच गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप, ये पॉइंट आ जाएगा। ये यकीन मानिए ये सबसे आसान मेथड है। इसका अगर फार्मूला याद करेंगे हम, टेंजेंट टू ए, टेंजेंट टू बी, टेंजेंट टू सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर निकाली, लेंथी है काफ़ी। तो ये सबसे आसान तरीका है इसका। एक एल्टीट्यूड दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, और फिर 10th क्लास वाला फंडा लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, कैसे भी सोल्व करो, एलिमिनेशन आसान रहता है। अब मेरे को बताना है भाई सरकम सेंटर कैसे निकलता है। इससे काफ़ी आसान है सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर में दोनों पॉइंट होंगे अपने पास। देखो ये ट्रायंगल है जैसे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सरकम सेंटर में भी इतना ही काम करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सरकम सेंटर में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि कैसे आता है, देखो वो आता है इसका मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाने से, कंपास से कर दिया था मैंने सीधा सीधा, और एक ये हो गया। तो दोनों की इक्वेशन निकाल कर सोल्व कर लीजिए, ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा आपके पास। अब इक्वेशन निकालने के लिए वही सारा काम करना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा और करना पड़ेगा। यही पॉइंट ले लेता हूँ मैं 10 14, क्योंकि ऐसे पॉइंट ना ले लिए जाएं जिससे वो पॉइंट्स कोलिनियर हो। बिन चेक किए लेंगे तो कोलिनियर वाले पॉइंट लिए जा सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ना तो इसका स्लोप है मेरे पास, ना इसका पासिंग पॉइंट है, जबकि इसमें एक फ़ायदा था, इसका पासिंग पॉइंट था अपने पास। देखो ये और ये, तो इसका पासिंग पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट से। तो 6 + 4 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5, मिड पॉइंट लगा लिया ना, मिड पॉइंट से पास होती है ये। उसके बाद 5 + 7 12, उसका हाफ आ जाएगा 6, तो मिड पॉइंट तो आ गया 5 6। स्लोप नीचे वाली लाइन का निकाल लेंगे हम, इस नीचे वाली लाइन को मैंने बोल दिया BC, तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ BC ये आ जाएगा y2 - y1, यानी कि 7 - 5 अभी निकाला था, ये निकाल दिया था हमने 1। स्लोप ऑफ BC 1 हो गया। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1, क्योंकि अगर इस लाइन का स्लोप अगर 1 है तो जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे उन सभी का स्लोप क्या हो जाएगा, -1। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - y1, ये है y1, और m जो कि -1 आ गया, और x - x1। तो इस तरीके से हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो उसके लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो इसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो मिड पॉइंट हो गया 10 + 6 16, उसका हाफ आ जाएगा 8, और 14 + 7 21, उसका हाफ आ जाएगा 21/2, और इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखो इसकी y - y1 और m × x - x1। m क्या है, इसका स्लोप जो कि नहीं है अपने पास, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे जो मैंने पहले निकाल लिया 7/4। तो अगर इस लाइन का स्लोप 7/4 है, तो अपनी लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अपनी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -4/7।
अब एक इक्वेशन ये होगी और एक ये होगी, इन दोनों को सोल्व आप आराम से कर सकते हो। एलसीएम ले लो 14, 14 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा करो यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर यहाँ से और इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भी करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, जो क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर निकालने का ये बेस्ट मेथड है बच्चों, ठीक है ना।